हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम फिटर फर्स्ट ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करेंगे। इससे पहले हमने 1 से लेकर 50 क्वेश्चनों की एक क्लास को अपलोड कर दिया है। आज की हमारी ये क्लास नंबर 2 होगी। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या बोला जा रहा है? नेम द फाइल। फाइल का नाम बताना है। तो ये कौन सी फाइल है? यहाँ पे जो 3 फाइल दिखाई गई है अलग अलग आकृतियों में, तो इसे हम क्या कहेंगे? यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रिफलर फाइल। जो रिफलर फाइल होती है वो विभिन्न आकृतियों में बनाई जाती है, विभिन्न आकृतियों। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये रेक्टेंगुलर है, आयताकार है, ये हाफ राउंड यानी अर्धवृत्ताकार फाइल है, और ये त्रिभुजाकार फाइल हो गई। तो इस तरह से जो विभिन्न आकृतियों में फाइल बनाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? रिफलर फाइल कहते हैं। इसके अलावा इसका जो उपयोग होता है वो हमें ध्यान में रखना है। इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? जैसे डाई सिंकिंग कार्य हो गई, डाई सिंकिंग। ठीक है, इसके अलावा इसका जो काम होता है वो कहाँ पे होता है? नक्काशी के जो काम होते हैं, नक्काशी कार्य में भी इस फाइल का प्रयोग करते हैं, या फिर इसका प्रयोग सिल्वर स्मिथी वर्क में किया जाता है। तो इस तरह से डाई सिंकिंग, नक्काशी और सिल्वर स्मिथी वर्क में इस फाइल का प्रयोग किया जाता है। तो ये एक प्रकार की स्पेशल फाइल होती है। इसके अलावा यहाँ पे जो 3 फाइलें दे रखी है, जैसे बेरेट फाइल है, तो बेरेट फाइल का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? जब हमें किनारों को शार्प करना हो। जैसे पूछ लिया किनारों को शार्प करने के लिए कौन सी स्पेशल फाइल का प्रयोग किया जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? बेरेट फाइल कहते हैं। क्रॉसिंग फाइल के बारे में हमें क्या ध्यान में रखना है? इस फाइल को हम फिशबैक फाइल भी बोलते हैं। फिशबैक फाइल किस फाइल को बोला जाता है? क्रॉसिंग फाइल को फिशबैक फाइल कहते हैं। मील सा फाइल जो होती है, जैसे इसमें सा आ रहा है, सा का मतलब क्या हो गया? आरी। ठीक है, तो जो लकड़ी काटने की आरी होती है उसके दांतों को हमें अगर तेज करना हो, शार्प करना हो, तो हम किस फाइल का प्रयोग करते हैं? मील सा फाइल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि इसमें नाम में ही सा आ रहा है, ठीक है ना, सा का मतलब आरी होता है। तो इस तरह से ये स्पेशल फाइलें होती है। अगला प्रश्न है 52 नंबर का। नेम ऑफ वाइस। इस वाइस का नाम क्या है? ये जो डायग्राम दिखाया गया है इस वाइस को हम क्या कहते हैं? तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा, पिन वाइस। तो ये वाइस कहाँ पे प्रयोग की जाती है? छोटे व्यास के जॉब को पकड़ना हो, छोटे व्यास के जॉब को पकड़ने के लिए हम पिन वाइस का प्रयोग करते हैं। पाइप वाइस का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? ट्यूब एवं पाइप को पकड़ने के लिए हम पाइप वाइस का प्रयोग करते हैं, और ये कोई भी जॉब को 4 बिंदुओं पर पकड़ती है। तो 4 बिंदुओं पर पकड़ने वाली वाइस को हम क्या कहते हैं? पाइप वाइस कहते हैं। हैंड वाइस का प्रयोग जैसे स्क्रू है, रिवेट है, की या फिर चाबी, और छोटे आकार की ड्रिल को पकड़ने के लिए हम हैंड वाइस का प्रयोग करते हैं। मशीन वाइस का प्रयोग हम ड्रिलिंग मशीन पे करते हैं। जब हमें कोई भी जॉब पर ड्रिलिंग करनी है तो उस जॉब को हम मशीन वाइस में पकड़ेंगे। इसके अलावा एक टूल मेकर्स वाइस होती है, टूल मेकर्स वाइस। तो इसका प्रयोग हम परिशुद्ध कार्यों को पकड़ने के लिए करते हैं। जो फिनिशिंग किए हुए जॉब होते हैं उसे पकड़ने के लिए हम टूल मेकर्स वाइस का प्रयोग करते हैं, और ये माइल्ड स्टील से बनाई जाती है। ये भी ध्यान में रखना है, टूल मेकर्स वाइस को मृदु इस्पात से बनाया जाता है। इसके अलावा एक और वाइस होती है लेग वाइस। वेल्डिंग शॉप या फोर्जिंग शॉप में हम लेग वाइस का प्रयोग करते हैं, यानी कि जहाँ पे गर्म जॉब को पकड़ने की आवश्यकता होती है वहाँ पे हम लेग वाइस का प्रयोग करते हैं। तो ये सभी इम्पोर्टेंट वाइस थी जो हमें ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है 53 नंबर का। विच ग्राइंडिंग मशीन इज यूज फॉर हैवी ड्यूटी वर्क। हैवी ड्यूटी वर्क यानी भारी कार्य के लिए कौन सी ग्राइंडिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे 2 प्रकार की ग्राइंडिंग मशीन हमें ध्यान में रखनी है, भारी कार्य और हल्के कार्य। ठीक है, तो भारी कार्य के लिए हम सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, पेडस्टल ग्राइंडर भारी कार्य के लिए प्रयोग करते हैं, और हल्के कार्य के लिए हम बेंच ग्राइंडर का प्रयोग करते हैं, बेंच ग्राइंडर। इसके अलावा यहाँ पे सरफेस ग्राइंडर दे रखा है, तो इससे हम क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार की सरफेस को बनाने के लिए हम सरफेस ग्राइंडर का प्रयोग करते हैं। पोर्टेबल ग्राइंडर यानी जिस ग्राइंडर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना हो तो उसे हम पोर्टेबल ग्राइंडर कहते हैं। अगला प्रश्न है 54 नंबर का।
विच चीजल इज यूज फॉर सेपरेटिंग मटेरियल आफ्टर चैन ड्रिलिंग, यानी कि चैन ड्रिलिंग के पश्चात मटेरियल को सेपरेट करने के लिए हम किस चीजल का प्रयोग करते हैं। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। वेब चीजल जो होता है उसका प्रयोग हम यहाँ पे करेंगे। जैसे कि कोई भी जॉब पर हमने चैन ड्रिलिंग कर रखी है इस तरह से, और इसको फिर हमें अलग करना है, सेपरेट करना है, तो यहाँ पे हम वेब चीजल के माध्यम से इस पीस को अलग कर लेंगे। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, वेब चीजल। फ्लैट चीजल का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, जैसे बड़ी फ्लैट सरफेस होती है, बड़ी सपाट सतह होती है, वहाँ पे हमें अगर धातु हटानी हो, जैसे वेल्डिंग सतह हो गई या फिर कास्टिंग की हुई सरफेस हो गई, तो वहाँ पे हम फ्लैट छेनी का प्रयोग करेंगे। अगला ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सी चीजल दे रखी है। क्रॉस कट चीजल दे रखी है, इसको हम केप चीजल भी बोलते हैं। तो क्रॉस कट चीजल का जो उपयोग होता है वो यहाँ पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इस चीजल का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, कीवे, स्लॉट और ग्रूव काटने के लिए हम क्रॉस कट चीजल का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे जो डायमंड पॉइंट चीजल है, जैसे कॉर्नर वगैरह होते हैं या फिर जो ज्वाइंट होते हैं जोड़, वहाँ पे हमें कोई भी पदार्थ को चोरस करना होता है, स्क्वायर शेप में बनाना होता है, स्क्वायर करना होता है या 90 डिग्री पे बनाना होता है, तो वहाँ पे हम डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं 55 नंबर का। ये भी स्पेशल फाइल से पूछा गया है। विच फाइल इज यूज फॉर शार्प द टीथ ऑफ वुड वर्किंग सा। तो वुड वर्किंग सा के लिए जैसे मैंने कि पिछले क्वेश्चन में बताया था, मील सा फाइल का प्रयोग करते हैं। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मील सा फाइल। लकड़ी का काम करने वाले आरी के दांतों को तेज करने के लिए हम मील सा फाइल का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे टिंकर फाइल का उपयोग देख लेते हैं। टिंकर फाइल का उपयोग हम ऑटोमोबाइल बॉडी को फिनिशिंग करने के लिए करते हैं। जो ऑटोमोबाइल बॉडी होती है उसको फिनिशिंग करने के लिए हम टिंकर फाइल का प्रयोग करते हैं। जो टिंकर फाइल होती है वो एक प्रकार की आयताकार फाइल होती है, यानी रेक्टेंगुलर फाइल हम बोल सकते हैं इसको। रेक्टेंगुलर फाइल होती है जिसके निचले फलक पर दांते कटे होते हैं। जैसे मान लो ये एक प्रकार की रेक्टेंगुलर फाइल होती है और इसके जो निचला फलक होता है उस पर दांते काटे जाते हैं, ऊपर वाला फलक होता है उस पर दांते नहीं काटे जाते। इसी तरह से जो ब्रेड फाइल होती है ये एक प्रकार की ट्रायंगुलर फाइल होती है, ट्रायंगुलर यानी त्रिभुजाकार, और इसके भी निचले फलक पर दांते काटे जाते हैं। इस तरह से ये ट्रायंगुलर फाइल होती है, इसके जो निचला जो फलक होता है उस पे दांते काटे जाते हैं, इन दोनों फेस पर दांते नहीं काटे जाते। तो ये दोनों फाइल एक तरह से लगभग समान है, बस इसमें थोड़ा सा अंतर रहेगा। जो ब्रेड फाइल होती है वो तो त्रिभुजाकार आकृति की फाइल होती है और जो टिंकर फाइल होती है वो आयताकार आकृति की फाइल होती है। अगला प्रश्न है 56 नंबर का, हैमर से पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 56 नंबर का जो क्वेश्चन है, वेयर विल बी द वेट ऑफ द हैमर स्टेम। हथौड़े का वजन कहाँ दर्शाया जाता है। जो हथौड़े का वजन होता है वो कहाँ पे लिखा रहता है, तो कौन से भाग पे, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चिक। आमतौर पे उपयोग किया जाने वाला वेट होता है वो कितना होता है, 125 ग्राम से लेकर 1500 ग्राम तक हम हैमर का वेट प्रयोग करते हैं। जो मार्किंग पर्पज़ के लिए हैमर प्रयोग करते हैं उसका वेट कितना होता है, 250 ग्राम होता है, ये भी हमें ध्यान में रखना है। बॉल पिन हैमर जो होता है, बॉल पिन हैमर, तो इसका वज़न कितना होना चाहिए, 250 ग्राम होना चाहिए मार्किंग पर्पज़ के लिए। इसके अलावा अगर हैमर में बात करें तो जो सॉफ्ट भाग होता है, जो मृदु छोड़ा जाता है, उसे भी हम क्या कहते हैं, चिक कहते हैं, यानी चिक को हमेशा सॉफ्ट रखा जाता है। इसके अलावा जो दो भाग होते हैं जैसे फेस है और पिन है, इन दोनों को क्या किया जाता है, हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है, हार्ड एंड टेम्पर। जिस तरह से फाइल के अंदर टैंग को सॉफ्ट छोड़ा जाता है, उसी तरह से हैमर के अंदर चिक को सॉफ्ट छोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है 57 नंबर का, व्हाट विल बी द इफेक्ट इफ़ द क्लियरेंस एंगल ऑफ चिजल इज लेस देन रिकमेंडेड एंगल वाइल चिपिंग। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर चिपिंग करते समय छेनी का निकासी कोण अनुशंसित कोण से कम है तो क्या प्रभाव होगा। यानी अनुशंसित कोण जो रिकमेंडेड एंगल होता है वो कितना होता है, 8 डिग्री से लेकर 12 डिग्री तक क्लियरेंस एंगल रखा जाता है जनरली चिजल के अंदर। तो इससे अगर कम हो गया, अगर 8 डिग्री से लेकर 12 डिग्री यानी 8 डिग्री से अगर कम है क्लियरेंस एंगल का मान, तो क्या होगा,
यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। कटिंग एज कैन नॉट पेनिट्रेट, चीजल विल स्लिप। तो यहाँ पे हम एंगल ऑफ चीजल की बात कर लेते हैं। 3 प्रकार के एंगल होते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो एल्फा से दिखाया गया है उसे हम क्या कहते हैं, अवकाश कोण कहते हैं, यानी क्लियरेंस एंगल बोला जाता है। और जो गामा से डिनोट किया गया है उसे हम रेक एंगल कहते हैं, और जो बीटा से दिखाया गया है उसे हम पॉइंट एंगल कहते हैं, या फिर इसे कटिंग एंगल भी बोला जाता है, कटिंग एंगल। और एक होता है यहाँ पर एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, जो चीजल का एक्सिस होता है, चीजल के अक्ष और वर्क सरफेस के बीच का जो कोण होता है उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन के बारे में। चीजल एक्सिस और वर्क सरफेस के बीच का कोण क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कहलाता है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, जो अवकाश कोण होता है वो अगर कम है तो क्या होगा, यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये इस डायग्राम में दिखाया गया है। अगर अवकाश कोण कम है तो चीजल क्या करेगी, स्लिप करेगी। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं अगर अवकाश कोण का मान कम होगा तो चीजल क्या करेगी, स्लिप करेगी, यानी कि कटिंग एज जो है वो जॉब के अंदर नहीं बढ़ पाएगी या फिर कटिंग नहीं कर पाएगी, चीजल क्या करेगी, स्लिप करेगी। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर अवकाश कोण का मान ज़्यादा है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं अगर अवकाश कोण का मान ज़्यादा हो गया तो रेक कोण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और ये जॉब के अंदर आगे बढ़ने लगेगी, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, जॉब के अंदर गड्ढा बनना शुरू हो जाएगा। तो ये 2 कारण होते हैं। अगर अवकाश कोण का मान ज़्यादा है तो क्या होगा, गड्ढा बनेगा, और अगर अवकाश कोण का मान कम है तो चीजल स्लिप करेगी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। कटिंग एज कैन नॉट पेनिट्रेट, चीजल विल स्लिप, यानी जो कटिंग एज है वो जॉब के अंदर प्रवेश नहीं करेगी और चीजल स्लिप कर जाएगी जब अवकाश कोण का मान कम होता है, जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है। और इसके अलावा अगर अवकाश कोण का मान अधिक है तब क्या इफेक्ट पड़ेगा, कटिंग एज डिग्स इन, कट विल बी डीपर, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। यानी जो कटिंग एज है वो क्या करेगी, जॉब के अंदर गड्ढा बना देगी और जो कट है वो अत्यधिक गहरा होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू रेसिस्ट द इफेक्ट ऑफ टेंसाइल फोर्सेज विदाउट रेप्चर, टूटे बिना तन्यता बलों के प्रभाव का विरोध करने वाली धातु की प्रॉपर्टी का नाम बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन होगा, टेनासिटी। टेनासिटी को हम क्या कहते हैं, तननता कहते हैं, या फिर इसको हम दृढ़ता भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, धातु जो है वो टूटे बिना तन्यता बलों के प्रभाव का विरोध करती है, यानी जो टेंसाइल फोर्सेज होते हैं, जो तनन बल होते हैं, उन बलों का विरोध करने का जो गुण होता है उसे हम क्या कहते हैं, टेनासिटी कहते हैं। इसके अलावा एक गुण और होता है जिसे हम क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। तन्यता यानी डक्टिलिटी, धातु में जो तार बनाने का गुण होता है उसे हम क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। धातुओं का ऐसा गुण जिसके कारण धातु बिना टूटे हुए तनाव में खींची जा सके, जिसके फलस्वरूप इसके क्या बन जाते हैं, तार बन जाते हैं। तो ऐसे गुण को हम क्या कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं या फिर तन्यता कहते हैं। टेनासिटी को हम क्या कहते हैं, तननता कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। इलास्टिसिटी की अगर बात करें, यानी इसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता कहते हैं। प्रत्यास्थता, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, पूर्व स्थिति में वापस आना। कोई भी धातु पे जब हम बल लगाते हैं तो वह अपनी पोजीशन को चेंज कर लेती है, अपनी स्थिति को परिवर्तित कर लेती है, और जैसे ही उस बल को हम हटाते हैं तो वह अपनी पूर्व स्थिति में वापस आ जाती है। ऐसे गुण को हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। अगर वह पूर्व स्थिति में वापस नहीं आती है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी कहते हैं। प्लास्टिसिटी या फिर सुगठ्यता कहते हैं, सुगठ्यता। मैलिएबिलिटी की अगर बात करें, यानी आघात वर्धनीयता, तो यानी कोई भी धातु पर आघात या चोट देने से वह क्या हो जाती है, सीट में परिवर्तित हो जाती है। ऐसे गुण को हम क्या कहते हैं, मैलिएबिलिटी कहते हैं या आघात वर्धनीयता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर का, नेम द पार्ट मार्क एज एक्स। यहाँ पे माइक्रोमीटर का डायग्राम दिखाया गया है। इस माइक्रोमीटर के अंदर जो एक्स से प्रदर्शित भाग है उसे हम क्या कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, एनविल। यानी कि इसे हम क्या कहते हैं, एनविल कहते हैं। एनविल किस धातु का बना होता है, टंगस्टन कार्बाइड का बनाया जाता है, टंगस्टन कार्बाइड।
और ये क्या करता है, एक मेजरिंग फलक की तरह काम करता है। ये एक प्रकार का क्या है, मापन फलक। थिम्बल क्या होता है, यहाँ पे ये जो भाग दिखाई दे रहा है इसे हम थिम्बल कहते हैं, थिम्बल। और जो स्पिंडल होता है वो कौन सा है, इसमें ये स्पिंडल हो जाएगा। और इसका ये जो सिरा है ये भी मापन फलक की तरह काम करता है। स्पिंडल लोक की अगर बात करें तो ये यहाँ पे स्पिंडल लोक दिखाया गया है। 60वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर। मेट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी क्या होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए ऑप्शन इसका राइट होगा, 0.01 mm। इसकी जो एक्यूरेसी है या फिर हम कह सकते हैं इसका जो लिस्ट काउंट होता है वो कितना होता है, 0.01 mm होता है। 0.001 mm की अगर बात करें तो ये किसका लिस्ट काउंट हो जाएगा, वर्नियर माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट होता है, वर्नियर माइक्रोमीटर। 0.02 mm की बात करें तो ये किसका लिस्ट काउंट हो जाएगा, वर्नियर कैलिपर या फिर वर्नियर हाइट गेज या फिर वर्नियर डेप्थ गेज की अगर बात करें तो इसका लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.02 mm होता है। 0.002 mm की बात कर लेते हैं, ये किसका लिस्ट काउंट होता है, ट्राई स्क्वायर का लिस्ट काउंट होता है। ट्राई स्क्वायर आपने देखा होगा, ट्राई स्क्वायर का लिस्ट काउंट जो होता है वो क्या होता है, 0.002 mm पर 10 mm होता है, ठीक है ना, 0.002 mm पर 10 mm यानी 10 मिलीमीटर की लंबाई पर 0.002 mm की इसकी परिशुद्धता होती है। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर का, नेम द पार्ट मार्क एज एक्स। यहाँ पे ड्रिल का डायग्राम दिखाया गया है और इसमें एक्स से डिनोट भाग को पूछा गया है कौन सा होगा, तो इसे हम क्या कहते हैं, कटिंग एंगल कहते हैं, कटिंग एंगल। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो डी हो जाएगा, पॉइंट एंगल। लिप की बात करें तो इसे हम क्या कहते हैं, कटिंग एज भी बोलते हैं, जो कटिंग एज होते हैं, या फिर जिसे हम चीजल एज भी बोलते हैं, चीजल एज। इसका जो ये भाग होता है इसे हम क्या बोलते हैं, लैंड या मार्जिन बोलते हैं। ये जो संकरी पट्टी होती है इसके आर पार हम ड्रिल का डायमीटर चेक करते हैं, यानी ड्रिल का जो व्यास होता है, ड्रिल का व्यास हम कहाँ से कहाँ तक चेक करते हैं, तो मार्जिन टू मार्जिन इसका ड्रिल का व्यास चेक किया जाता है, मार्जिन टू मार्जिन। क्वेश्चन नंबर 62 है, विच टाइप ऑफ टेपर इज प्रोवाइड इन द ड्रिल सैंक। ड्रिल सैंक में किस प्रकार का टेपर दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट होगा, मोर्स टेपर। जो मोर्स टेपर होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, 0 से लेकर 7 होते हैं, यानी MT0 से लेकर MT7 तक ड्रिल में MT1 यानी मोर्स टेपर 1 से लेकर मोर्स टेपर 5 तक प्रयोग किए जाते हैं। ड्रिल है, रीमर है, ठीक है, इनमें हम MT1 से लेकर MT5 तक मोर्स टेपर प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच इज यूज टू रिमूव ड्रिल एंड सॉकेट फ्रॉम द मशीन स्पिंडल। मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट निकालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, ड्रिफ्ट। जो ड्रिफ्ट है वो क्या करता है, मशीन स्पिंडल से ड्रिल और सॉकेट को निकालने के लिए उपयोग किया जाता है। स्लीव क्या होता है, स्लीव जब ड्रिल का टेपर सैंक मशीन स्पिंडल से छोटा हो, जब ड्रिल का टेपर सैंक मशीन स्पिंडल से छोटा हो तब हम किसका प्रयोग करते हैं, स्लीव का प्रयोग करते हैं। और जब ड्रिल टेपर सैंक मशीन स्पिंडल से बड़ा हो तब हम किसका प्रयोग करते हैं, सॉकेट का प्रयोग करते हैं, सॉकेट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जो 64 नंबर का क्वेश्चन है, नेम द टेप रिंच यूज इन द रिस्ट्राइक्ट प्लेस। प्रतिबंधित स्थान में उपयोग किए जाने वाले टेप रिंच का नाम बताइए। तो प्रतिबंधित स्थान यानी जहां पर जो टेप रिंच है वो सही से पहुंच नहीं पाता है, तो वहां पे हम कौन से रिंच का प्रयोग करते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, टी हैंडल टेप रिंच। टी हैंडल टेप रिंच का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, प्रतिबंधित स्थान पे करते हैं, यानी बहुत जो सीमित स्थान होता है वहां पे हम टी हैंडल टेप रिंच का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है 65, इन द ISO मेट्रिक थ्रेड कैलकुलेट द टेप ड्रिल साइज फॉर M10 इंटू 1.5 थ्रेड। यानी ISO मेट्रिक थ्रेड में M10 इंटू 1.5 थ्रेड के लिए टेप ड्रिल आकार की गणना करें। तो इसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो क्या है, टेप ड्रिल साइज बराबर टेप साइज माइनस 2D। डी यानी डेप्थ होता है, डेप्थ का फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो जाएगा, D बराबर 0.6134 इंटू पी। पी यानी पिच का मान हमें दे रखा है 1.5,
तो इसका अगर हम राउंड फिगर में करेंगे तो 0.6 इंटू 1.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.9 आ जाएगा। डी का मान 0.9 आ गया। टी एस का मान कितना है, 10 है, और -2 डी का मान कितना है, 0.9 है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 - 1.8 आ जाएगा। तो ये 8.2 mm इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8.2 mm। 66वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फीड इन ड्रिलिंग ऑपरेशन। ड्रिलिंग ऑपरेशन में फीड की इकाई क्या होती है। यहाँ पे फीड की इकाई पूछी गई है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट होगा। मिलीमीटर पर रिवोल्वेशन यानी mm प्रति चक्कर क्या होता है, फीड की यूनिट होती है। वहीं पे अगर हम बात करें मीटर प्रति मिनट की, ये सी ऑप्शन में, जो सी ऑप्शन में दे रखा है मीटर प्रति मिनट, ये क्या हो जाएगा, कटिंग स्पीड की इकाई हो जाएगी। कटिंग स्पीड यानी कर्तन गति की इकाई क्या होती है, मीटर प्रति मिनट होती है। वहीं पे स्पिंडल स्पीड जो होती है उसकी इकाई क्या हो जाएगी, आरपीएम हो जाएगी, यानी रोटेशन पर मिनट, यानी चक्कर प्रति मिनट क्या होती है, चक्कर प्रति मिनट। ये किसकी इकाई हो जाएगी, स्पिंडल स्पीड की इकाई हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 67 नंबर का क्वेश्चन है, नेम द पार्ट मार्क एज एक्स इन वर्नियर कैलिपर। यहाँ पे वर्नियर कैलिपर में एक्स से डिनोट भाग का नाम पूछा गया है, तो इसे हम क्या कहते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। डेप्थ बार बोला जाता है इसको। इसका प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, गहराई मापने के लिए करते हैं। गहराई मापन में हम डेप्थ बार का प्रयोग करते हैं। और ये जो डेप्थ बार होती है ये किससे कनेक्टेड रहती है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो मूवेबल जा होता है, मूवेबल जा, या फिर हम कह सकते हैं कि वर्नियर स्लाइड से जो डेप्थ बार है वो कनेक्ट रहती है। 68वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ प्रोटेक्टर हेड इन कॉम्बिनेशन सेट। संयोजन सेट यानी कॉम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्टर हेड की परिशुद्धता कितनी होती है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, 1 डिग्री। अगर हम टोटल ग्रेजुएशन की बात करें, जो प्रोटेक्टर हेड होता है, ठीक है, इसमें जो टोटल ग्रेजुएशन होते हैं वो कितना होते हैं, 0 से लेकर यहाँ पे ये 90 डिग्री हो गया, यहाँ पे 180 डिग्री हो गया, तो 0 से लेकर 180 डिग्री तक इसमें टोटल ग्रेजुएशन होते हैं। लेकिन इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो क्या होती है, 1 डिग्री होती है। वहीं पे अगर हम बात करें वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की, तो इसकी एक्यूरेसी कितनी होती है, 5 मिनट होती है। ये भी हमें ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 69 नंबर का क्वेश्चन, ट्राई स्क्वायर की एक्यूरेसी पूछी गई है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम देख सकते हैं डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 0.001 mm पर 10 mm लेंथ, यानी कि 0.001 mm प्रति 10 मिलीमीटर लंबाई, ये इसकी क्या होती है, परिशुद्धता होती है। अगला क्वेश्चन है, विच पंच इज यूज फॉर विटनेस मार्क। निशान दिखाने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है, या फिर विटनेस मार्क के लिए, जो विटनेस मार्क्स होते हैं उनके लिए हम किस पंच का प्रयोग करते हैं, तो डॉट पंच का प्रयोग करेंगे, डॉट पंच। और इसका जो एंगल होता है वो कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है। यहाँ पे हम ऑप्शन में देख लेते हैं, जो डॉट पंच है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, डॉट पंच। तो यहाँ पे जो सेंटर पंच दे रखा है इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो इसका पॉइंट एंगल होता है वो कितना होगा, 90 डिग्री। यहाँ पे हम देख लेते हैं जो सेंटर पंच का कोण होता है वो कितनी डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। और इसका प्रयोग हम ड्रिल पॉइंट को सही तरीके से बिठाने के लिए करते हैं। इसके अलावा एक पंच और होता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रिक पंच कहते हैं। और इसका जो कोण होता है वो कितना होगा, 30 डिग्री का होगा। और इसका उपयोग हम कहाँ पे करेंगे, जब हमें स्क्राइबर पॉइंट को सही तरीके से पोजीशन में बैठाना हो तो हम प्रिक पंच का प्रयोग करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।